प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज देखिए अपन बात करेंगे वैदिक साहित्य में। और वैदिक साहित्य में इससे पहले अपन ने वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में अपन ने बहुत सी बातें पढ़ ली हैं। आर्यों का निवास स्थान पढ़ लिया, आर्यों की उत्पत्ति पढ़ ली, अपन ने जो साहित्यिक स्रोत हैं ये पढ़ लिए, और आपके पुरातात्विक स्रोत हैं ये पढ़ लिए। साहित्यिक स्रोतों में वेद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद हैं, इनके अपन ने बात कर ली। पुराणों की अपन ने बात कर ली, महाकाव्यों की में रामायण और महाभारत की अपन ने बात कर ली, सूत्र साहित्य की अपन ने बात कर ली, स्मृति साहित्य की अपन ने बात कर ली, स्रोत साहित्य की अपन ने बात कर ली। तो अब जो बात करेंगे अपन भौगोलिक विस्तार है, इसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार है, अपन एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, भौगोलिक विस्तार इंपोर्टेंट चैप्टर है। भौगोलिक विस्तार किसका भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद काल का, ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार। देखिए, कहां का था ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी। ये जो था भौगोलिक विस्तार था। एक ग्राफ के जरिए समझें इसको तो देखें आप, पूर्व में पश्चिम यूपी तक था, पश्चिम में अफगान तक था, अफगान तक था, दक्षिण में अरावली तक था, और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्किस्तान या तुर्की के आसपास का कुछ क्षेत्र है। तो ये बात हो गई ऋग्वैदिक कालीन भौतिक विस्तार। अब देखें, कुछ शब्द हैं। सप्त सिंधु प्रदेश, ये भी आपका जो प्रदेश है ये आर्यों से संबंधित है और ऋग्वैदिक कालीन है। इस प्रदेश के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता था? इसमें मुख्यतः 7 नदियों का यह क्षेत्र था। और इसमें कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती आदि इसके अंदर नदियां शामिल थी। यह क्षेत्र जो है यानी सब सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि या देवताओं का उत्पत्ति स्थल भी कहा जाता है, उत्पत्ति स्थल भी कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है सब सिंधु प्रदेश, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और उत्तरी राजस्थान, तो लगभग यही आपके सामने जो लिखा हुआ है वो इसमें चरितार्थ होता है। एक दूसरा शब्द आता है ब्रह्मवर्त प्रदेश। ब्रह्मवर्त प्रदेश ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था, और यह है सरस्वती व दृशद्वती नदियों के मध्य का क्षेत्र था। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के मध्य का क्षेत्र। अपन बात करते हैं वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र, और इसमें देखेंगे ऋग्वैदिक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी
यूपी। एक डायग्राम से समझते हैं तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का उत्तरी अंतिम छोर कौन सा था? तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी अरावली, पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी पश्चिमी यूपी था। अब अपन बात करते हैं वैदिक जो है, वैदिक काल में आर्य हैं, ये सब सिंधु प्रदेश में रहते थे। और सब सिंधु प्रदेश कौन कौन सा था, कहां कहां इसका क्षेत्र विस्तृत था, इनकी बातें करेंगे। सब सिंधु प्रदेश है, 7 नदियों का देश था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती। इस सब सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि भी कहा जाता है, देवकृत योनि भी कहा जाता है, यानी देवताओं का जन्म स्थल। इसे देवताओं का उत्पत्ति स्थल भी कहते हैं। अब सब सिंधु प्रदेश है, इसके अंदर कौन कौन से स्थान शामिल थे? अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तरी राजस्थान। अब ब्रह्मवर्त प्रदेश भी आता है आर्यों का स्थल। तो ब्रह्मवर्त प्रदेश है, ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। यह ब्रह्मवर्त प्रदेश जो है, यह है सरस्वती और 10 द्वती नदियों के मध्य का स्थान, जिसे ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया। आगे देखें साहब, ऋग्वेद कालीन भूगोलिक स्थिति है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात बने तो अपन बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद है, इसका 10वां मंडल है, और इस 10वें मंडल के अंदर नदी सूक्त का उल्लेख है। नदी सूक्त का उल्लेख है, नदी सूक्त का उल्लेख है। इस मंडल के अंदर लगभग 42 नदियों का जिक्र किया गया है। देखिए नदी सूक्त की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नदी सूक्त इंपोर्टेंट सूक्त है साहब। नदी सूक्त, नदी सूक्त में अपन बात करते हैं तो देखेंगे, एक तो है अफगानिस्तान की कुछ नदियों के बारे में चर्चा की गई। कौन कौन सी नदियां हैं अफगानिस्तान में? देखिए साहब, अफगानिस्तान में नदियां हैं कुंभा, दूसरी नदी है कुर्मू, तीसरी नदी है सुवास्तु, चौथी नदी है गोमती। इसमें देखिए कुंभा है, इसका वर्तमान नाम है काबुल, कुर्मू का वर्तमान नाम है कुर्रम, स्वास्तु का वर्तमान नाम है स्वात, और गोमती का वर्तमान नाम है गोमल। अब अपन बात करें तो ये बात हो गई अफगानिस्तान की। एक क्षेत्र आता है नदी सूक्त के अंदर ही, नदी सूक्त के अंदर दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है सप्त सिंधु प्रदेश। सब सिंधु प्रदेश में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए भी सब सिंधु प्रदेश में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो सब सिंधु प्रदेश में है, एक है झेलम, झेलम, दूसरी है, देखिए पहली यहां पर है झेलम, दूसरी नदी है रावी, तीसरी नदी है सिंधु, चौथी नदी है चिनाब, पांचवी नदी है व्यास, छठी नदी है सतलज, और सातवीं जो नदी है ये है सरस्वती। सातवीं नदी सरस्वती। अब झेलम का प्राचीन नाम था वित्सता, इंपोर्टेंट बात है सब, प्राचीन नाम वित्सता। रावी का प्राचीन नाम पुरुषणी, ये बड़े ही इंपोर्टेंट, सिंधु का सिंधु ही था अभी तक भी। चिनाब का प्राचीन नाम है अस्कनी, व्यास का प्राचीन नाम है विपासा,
सतलज का प्राचीन नाम है सुतुद्री, सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती है। देखिए, तो ये इसके कुछ नदी सूक्त के अंदर और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके अपन बात करेंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक चित्रण अपन देख रहे हैं। किस प्रकार का इसका भौगोलिक विस्तार था, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के अंदर सबसे अहम जानकारी जो निभाती है, ये नदी सूक्त निभाता है। और ये नदी सूक्त है, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख है, जिसके अंदर कितनी नदियां हैं? 42 नदियां हैं। नदी सूक्त में ही अफगान में बहने वाली 4 नदियों का जिक्र किया गया है, कुंभा, कुर्मू, स्वास्तु, गोमती। कुंभा का वर्तमान नाम काबुल है, कुर्मू का वर्तमान नाम कुर्रम है, स्वास्तु का वर्तमान नाम स्वात है, गोमती का वर्तमान नाम गोमल है। अब सप्त सिंधु प्रदेश में बहने वाली नदियों का जिक्र अपन करते हैं, जो 7 नदियां थी, झेलम, रावी, सिंधु, चिनाब, व्यास, सतलज और सरस्वती। झेलम का प्राचीन नाम वितसता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रावी का प्राचीन नाम पुरुषणी, पुरुषणी नदी के किनारे युद्ध होता है, उस युद्ध की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं आपके सामने। सुदास और 10 राजाओं के मध्य जो संघ बना था, उसके मध्य युद्ध होता है रावी या पुरुषणी नदी के किनारे। सिंधु का वर्तमान नाम भी सिंधु ही है। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, सतलज का प्राचीन नाम सुतुद्री है और सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती ही है। तो ये 7 नदियां थी जो सप्त सिंधु प्रदेश में बहती थी। और इन नदियों का जो जिक्र है, यह नदी सूक्त में मिलता है, यानी ऋग्वेद में। नदी सूक्त में मतलब इसमें इट मींस क्या हो गया? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद किन का ग्रंथ है? ये ऋग्वैदिक आर्यों का ग्रंथ है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, ये झेलम, रावी, सिंधु, चिनाब, व्यास, सतलज, सरस्वती आदि से क्या थे? जानकार थे। इनका ज्ञान था। इसका मतलब क्या हो गया? झेलम इनके निवास स्थान या झेलम इनके भौगोलिक क्षेत्र में बहती थी, यानी झेलम तक इनका क्या था? विस्तार था, या सरस्वती तक क्या था? इनका विस्तार था। नेक्स्ट अपन बात करें, देखेंगे नदी सूक्त में और कौन कौन सी इंपोर्टेंट बातें हैं, तो उनकी अपन चर्चा करें और देखें साहब। नदी सूक्त की जब अपन बात करते हैं तो देखिए, नदी सूक्त है, इसके अंदर सिंधु नदी है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माने, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी साहब। सिंधु जो है आर्यों की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरस्वती। सरस्वती नदी है, यह है सिंधु के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। सरस्वती को नदी तमा कहा गया, सरस्वती को देवी तमे कहा गया, सरस्वती को अंबी तमे कहा गया। यह जो नदी है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है आर्यों की। सर्वाधिक बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और इसके बाद यानी सरस्वती के बाद इसके बाद दूसरा सर्वाधिक बार उल्लेख है, यह है सिंधु का। सिंधु तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी आर्यों की। गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, और नदी सूक्त की अंतिम जो नदी थी
ये है गोमती, यानी आर्यों का निवास स्थान कहां तक था? गोमती नदी तक था, अफगानिस्तान तक था। देखिए, सिंधु नदी है, यह आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी साहब ये, यानी सिंचाई का काम, पानी पीने का काम सबसे ज्यादा किससे होता था? सिंधु नदी से होता था। वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। और वैसे सिंधु के सहायक 7 नदियां थी, उनके आसपास का क्षेत्र ही तो आर्यों का क्षेत्र है, इसी कारण ये सबसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई। अब अपन बात करते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आर्यों की दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी के कुछ उपनाम हैं। एक तो है नदी तमा, नदियों की माता। नदी तमा का मतलब है नदियों की माता। दूसरी है देवी तमे, देवियों की माता। तीसरा नाम है अंबी तमे, अंबी, अंबी का मतलब भी अंबा यानी पार्वती यानी दुर्गा, तो दुर्गा के समकक्ष भी इसे माना गया है। नेक्स्ट है सबसे पवित्र नदी है ये धार्मिक दृष्टि से आर्यों की। सबसे ज्यादा बार इसी नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इस नदी के बाद में दूसरी बार सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। ध्यान में रखना है, दूसरी बार उल्लेख जरूर हुआ है, लेकिन आर्यों की आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यों का भौगोलिक जो क्षेत्र है अभी तक गंगा के पास नहीं पहुंचा है। आर्यों का विस्तार कहां तक नहीं हुआ है? गंगा तक नहीं हुआ है। इसलिए ऋग्वेद के अंदर गंगा का कितनी बार उल्लेख है? एक बार। लेकिन उत्तर वेद में जब अपन बात करेंगे तो उत्तर वेद में गंगा का उल्लेख है, ये स्पष्ट रूप से मिलता है। यानी उत्तर वेद का जो आर्य है वो अपना विस्तार कहां तक कर चुका था? गंगा तक कर चुका था। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है? गोमती नदी है। तो ये बात आपका जो है ये नदी सूक्त की बात हुई ऋग्वेद काल। और ये नदी सूक्त है, यह भौगोलिक विस्तार में अहम भूमिका निभाता है आर्यों के संदर्भ में। जहां जहां इन नदियों का उल्लेख हुआ है और वह जो क्षेत्र है आर्यों को था, तो भौगोलिक निर्णय करने में भी आसानी होती है नदी सूक्त से। अब अपन बात करते हैं हिमालय का वर्णन। हिमालय वर्णन देखे साहब, हिमालय वर्णन। हिमालय वर्णन में अपन बात करते हैं तो हिमालय की कुछ चोटियों का वर्णन हुआ है। और चोटी कौन कौन सी है? हिमवंत, जिसे क्या कहा गया? हिमालय कहा गया। दूसरा है सरनावत, सरनावत, सुसोम, ये है कश्मीर घाटी। तीसरा नाम मिलता है आर्जिक, ये है अफगान। चौथी चोटी मुंजवत, ये वर्तमान हिंदू कुश पर्वत, इनका उल्लेख है। ये जो मुंजवत है ये है सोम के लिए प्रसिद्ध थी। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, यानी यहां पर कोई जड़ी बूटी मिलती है जिससे शराब का निर्माण होता था। अब है मरुस्थल। मरुस्थल, मरुस्थल को धानव कहा जाता था और मरुस्थल था कहां? राजस्थान में। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र की चर्चा हुई है। कौन कौन से समुद्र की चर्चा हुई है? एक है अपर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है सरस्वत, चौथा है सरनावत। देखिए ये जो है इसे परावत भी कहा गया और वर्तमान में अरब सागर। ये
अर्वावत कहा जाता है और वर्तमान में है राजस्थान का पश्चिमी भाग। ये है राजस्थान के उत्तर में, और ये इसकी समानता कश्मीर की डल झील से की जाती है, कश्मीर की डल झील से। देखिए, अपन बात करें भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में, तो भौगोलिक विस्तार में देखें हिमालय का वर्णन भी मिलता है। हिमालय की कुछ चोटियां हैं, जैसे हिमवंत, ये चोटी थी हिमालय की। सरनावत, सुसोम, ये जो है कश्मीर घाटी के अंदर पर्वत था। आर्जिक, ये अफगान के अंदर एक पर्वत था। मुंजवत, ये हिंदुकुश, वर्तमान हिंदुकुश के अंदर ये हिंदुकुश नामक पहाड़ है और उसकी एक चोटी है, ये मुंजवत है। यहाँ से एक जड़ी बूटी प्राप्त होती थी जिससे क्या बनाया जाता था, सोम बनाया जाता था, और इंद्र को सोमपा कहा गया, यानी सोम का पान करने वाला। मरुस्थल का जिक्र हुआ है, मरुस्थल को धानव कहते थे, और आपका जो वैदिक कालीन जो आर्य थे वो राजस्थान के आसपास का कुछ क्षेत्र है, ये इनका निवास स्थान रहा, जो मरुस्थल में आता है, और मरुस्थल को धानव कहा गया। समुद्र की चर्चा है, अपर को परावत कहा गया, अरब सागर है वर्तमान। पूर्व नामक समुद्र की चर्चा है, अरवावर्त कहा गया, राजस्थान के पश्चिम में है। सरस्वत राजस्थान के उत्तर में है। सरनावत, ये कश्मीर की डल झील से इसका समीकरण है, समीकरण ये सिद्ध करते हैं विद्वान। तो ये कुछ समुद्र की जो चर्चा है ये यहां पर हुई है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, ये तो बात होगी ऋग्वेदिक कालीन भौगोलिक बातें। अब अपन बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक बातें। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक बातें, उत्तर वैदिक काल का भूगोल है वो देखिए। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार, साथ में देख लेते हैं, दोनों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अपना जो टॉपिक है ये उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार है। तो उत्तर वेद काल है, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व इसकी रचना है। उत्तर वेद काल के जो मुख्य साधन हैं वो हैं आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, पुराण, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक कालीन क्या हैं, साधन हैं बात पता करने की, या इनसे अपने को जानकारी मिलती है। ऋग्वेद काल जो है ये सिर्फ ऋग्वेदिक ग्रंथ से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी सारे ग्रंथों की रचना हुई है, ऋग्वेद को छोड़कर बाकी सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब अपन बात करें विस्तार। विस्तार में क्या क्या है, गंगा यमुना का 2 आब, गंगा यमुना का 2 आब, बिहार में गंडक नदी, और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट अपन बात करें उत्तर वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, मध्य देश, और मध्य देश था यह सरस्वती और गंगा का 2 आब है। यह है सरस्वती व गंगा का 2 आब क्षेत्र। अब अपन बात करें, यहीं से आर्य सभ्यता का प्रसार, यहीं से आर्य
सभ्यता का प्रसार यह पूर्व की ओर हुआ। ठीक है साहब, पूर्व की ओर हुआ। इसमें कौशल काशी और विदय तक, विदय यानी उत्तरी बिहार, यहां तक इनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। अथर्ववेद है जो उत्तर वेद काल में लिखा गया है। अथर्ववेद के अंदर मगध व अंग की चर्चा है। दोनों महाजनपद काल हैं। आर्य मगध के लोगों को व्रात्य कहते हैं। व्रात्य है, ये प्राकृत भाषा का शब्द है या प्राकृत वासी आर्यों को कहा गया। आर्यों ने मगध वासियों को कहा, इन्हें अयज्य चपटी नाक वाला, कहा गया। देखिए, उत्तरवेदी कालीन भौगोलिक विस्तार है। उत्तरवेद का काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व है। गंगा यमुना दोआब, बिहार की गंडक नदी और दक्षिण के अंदर जो है विंध्याचल पर्वत तक किसका अधिकार हो गया था, उत्तरवेदी कालीन आर्यों का अधिकार है, यह हो गया था। अब अपन बात करें उत्तर वेदी कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र जो था, ये मध्य देश था। मध्य देश है हिमालय और विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र मध्य देश है। देखिए, यह सरस्वती व गंगा दोआब, यानी ये मध्य देश सरस्वती और गंगा दोआब का क्षेत्र है मध्य देश। देखिए, यहीं से आर्य सभ्यता का प्रसार है, ये पूर्व की ओर बढ़ा और आर्य कहां तक पहुंच गए, कौशल, काशी और विदय तक पहुंच गए। और विदय कहां पर है, उत्तरी बिहार के अंदर है। और बिहार के अंदर ही नदी है गंडक नदी, यानी गंडक नदी तक इनका क्या हो गया, क्षेत्र विस्तृत हो गया। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में मगध और अंग की चर्चा है, ये की गई है। आर्य जो थे ये मगध के लोगों को व्रात्य कहते थे। व्रात्य एक हीन सूचक शब्द है। आर्य जो है मगध वासियों को प्राकृत वासी कहते थे। आर्य मगध वासियों को अयज्य कहते थे, यज्ञ को नहीं मानने वाला, और चपटी नाक वाला, यानी इनके जो शारीरिक सौष्ठव है इन पर इन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वेद काल में क्या महत्वपूर्ण बात है उसकी अपन चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में देखिए, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो ये देखेंगे आप। शतपथ ब्राह्मण के अंदर आर्यों द्वारा पूर्व दिशा में प्रसार, आर्यों द्वारा पूर्व दिशा में प्रसार, ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। विदय माधव व गौतम राहुगण पुरोहित था विदय का, की कहानी है। विदय माधव है, विदय माधव ने अग्नि को मुख में धारण कर नदियों व वनों को जलाया और पूर्व की ओर बढ़ा, और कहां तक पहुंच जाता है, गंडक या सदानीरा या गंडक नदी तक पहुंच जाता है। यानी आर्यों की सीमा पूर्व की ओर कौन सी हो गई, सदानीरा या गंडक नदी तक हो गई। इस प्रकार
इस प्रकार आर्यों की सीमा, आर्यों की पूर्व में सीमा, पूर्व सीमा है यह, पूर्व सीमा कहां तक हो गई? गंडक नदी बिहार तक हो गई। अब अपन बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा भीम को वैदर्भ कहा गया। इसका अर्थ कि दक्षिण में विदर्भ तक आर्यों का विस्तार था। देखिए इंपोर्टेंट बात है, सतपथ ब्राह्मण में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। क्या? आर्यों द्वारा पूर्व के अंदर प्रसार किया गया, ये किसमें जानकारी मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में। एक कहानी मिलती है विदय माधव और गौतम राहुगण की। विदय माधव शासक है और उसका पुरोहित है गौतम राहुगण। इसमें ये कहानी क्या है? विदय माधव है, यह अग्नि को मुख में धारण करता है, एक दंत कथा है, अग्नि को मुख में धारण करता है और उस पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और धृत नामक शब्द बोलने के कारण वो नग्नि है, अग्नि है, वो मुख से प्रज्वलित होती है और वनों को और नदियों को जलाती हुई पूर्व दिशा तक बढ़ती जाती है और सदा नीरा गंडक नदी तक पहुंच जाता है विदय माधव गौतम राहुगण के साथ में, लेकिन गंडक नदी को नहीं जला पाता है। इसलिए आर्यों की सीमा कहां तक पहुंच गई? पूर्व दिशा में गंडक नदी तक, यानी बिहार तक पहुंच गई। एक दंत कथा है, यानी आर्यों का विस्तार कहां तक हो गया? पूर्व दिशा में बिहार या गंडक नदी तक हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में आर्य हैं, ये गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा भीम को वैदर्भ कहा गया। इसका अर्थ हो गया कि दक्षिण में विदर्भ तक किसका विस्तार था? आर्यों का विस्तार था, यानी विदर्भ तक है यह उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की संस्कृति है, यह पहुंच गई थी। आगे देखिए, अब अपन देखते हैं तो देखिए राजाओं द्वारा विजय प्राप्त करके क्षेत्र विस्तार किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। राजाओं द्वारा विजय प्राप्त कर क्षेत्र का विस्तार हुआ, क्षेत्र का विस्तार हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी का आविष्कार हो गया था, लोहे की कुल्हाड़ी। इससे क्या हुआ? जंगलों को साफ करके क्षेत्र का विकास हुआ। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण है, इसमें नर्मदा का उल्लेख, एक अच्छा क्वेश्चन है, रेवा नदी के नाम से, रेवा नाम से किया गया है। तो ये आपकी जो बातें थी ये थी उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार की, कि आर्य हैं ये उत्तर वैदिक काल में कहां तक पहुंच गए। आर्य हैं उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा की ओर, इनका अंतिम जो छोर था ये गंडक नदी के तक था, यानी बिहार तक था। अब अपन बात करते हैं तो देखिए राजा जो हैं इस समय क्या करने लगे? युद्ध करने लगे, विजय प्राप्त करने लगे। किसके लिए? क्षेत्र के लिए, जमीन के लिए। और क्षेत्र का क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। लोहे की कुल्हाड़ी का आविष्कार हो चुका था और लोहे की कुल्हाड़ी के आविष्कार होने से क्या हुआ? जंगलों के क्षेत्र को साफ किया जाने लगा और क्षेत्र का क्या किया जाने लगा? विस्तार किया जाने लगा।
शतपथ ब्राह्मण है, इसके अंदर नर्मदा का उल्लेख है, ये कौन सी नदी के रूप में हुआ है? रेवा नदी के रूप में हुआ है। तो ये मित्रों अपन ने बात करी थी वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक भौगोलिक विस्तार की बात करी थी। अगला जो अपना चैप्टर होगा ये वैदिक सभ्यता के अंदर आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।